नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल ई मैक्स पाठशाला में। आज हम लोग भूमिज विद्रोह देखेंगे, जिसे गंगा नारायण का हंगामा भी कहा गया है। भूमिज विद्रोह देखने से पहले मैं आपको यह बोल दूं कि अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और कमेंट करके मुझे बताना ना भूलेंगे कि यह वीडियो कैसा लगा आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि भूमिज कौन है, गंगा नारायण का हंगामा किसने कहा। शुरू करते हैं आज का पाठ। अपने साथ एक कॉपी और कलम भी रख लें ताकि जो इम्पोर्टेंट उसे आप नोट कर लें। भूमिज विद्रोह में भूमिज झारखंड के एक आदिवासी है कि भूमिज विद्रोह 1832 ईस्वी से 1833 ईस्वी मात्र एक साल तक ही चला। एक ही वर्ष तक यह विद्रोह चला। सबसे पहले हम जानेंगे कि भूमिज विद्रोह हुआ कहाँ था। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग आगे चलते हैं। भूमिज विद्रोह हमारा मानभूम इलाके में हुआ था। कौन सी जगह पे? मानभूम। यह मानभूम जो अभी वर्तमान में पुरुलिया के नाम से प्रसिद्ध है। आगे इसके बारे में जानेंगे। मानभूम में भूमिज नामक आदिवासी रहते थे। उसके द्वारा किया गया विद्रोह को ही भूमिज विद्रोह कहा गया है। इस विद्रोह का नेतृत्व वीरभूम का जागीर के एक दावेदार यहाँ पर गंगा होगा, गंगा नारायण ने किया। किसने किया है? इसका नेतृत्व गंगा नारायण ने किया है। अब देखिए, यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य आया है जिससे अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। अंग्रेजों ने इसे गंगा नारायण का हंगामा की संज्ञा दी है। इस विद्रोह को, भूमिज विद्रोह को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? गंगा नारायण का हंगामा। और यह किसने कहा है? अंग्रेजों ने कहा है। अच्छा, आगे ये जानेंगे हम लोग कि आखिर गंगा नारायण का हंगामा इसे क्यों कहा गया है। क्या कारण था जिसके लिए गंगा नारायण का हंगामा कहा गया है। तो देखते हैं, यह विद्रोह वीरभूम राजा एवं उसके दीवान, पुलिस अधिकारियों, मुंसिफ, नमक, दरोगा तथा अन्य दीकुओं के विरुद्ध हुआ। दीकू मतलब तो हम लोग जानते हैं कि बाहरी लोगों को दीकू कहा जाता है। जो यहाँ झारखंड के निवासी नहीं है, वे आदिवासी नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, उसे झारखंड के आदिवासी उसे क्या कहते हैं? आदिवासी भाषाओं में उसे दीकू कहते हैं। वीरभूम के राजा बेलाक नारायण के मरने एवं उसके दो पुत्र थे, रघुनाथ सिंह और लक्ष्मण सिंह। उन दोनों के बीच में उत्तराधिकारी के लिए जो झगड़ा हुआ। आगे देखते हैं, रघुनाथ सिंह उम्र में लक्ष्मण सिंह से बड़े थे, लेकिन क्या हुआ, बड़ी रानी के पुत्र न थे। मतलब यहाँ पर बड़ा भाई कौन है? रघुनाथ सिंह। उम्र में किससे बड़े हैं? लक्ष्मण सिंह से। लेकिन जो रघुनाथ सिंह बड़े थे वो बड़ी रानी के पुत्र नहीं थे। लक्ष्मण सिंह छोटा बेटा था, लेकिन वो किसका बेटा था? बड़ी रानी का। और रघुनाथ सिंह छोटा बेटा था, लेकिन वो छोटी रानी का बेटा था। तो अगर जनजातीय परंपरा के अनुसार देखें तो जो बड़ी रानी का बेटा है उसी को गद्दे पर बैठने का हक रहता है। कंपनी सरकार ने रघुनाथ सिंह का पक्ष लिया। कंपनी सरकार बोला नहीं, बड़ा बेटा कौन है? रघुनाथ सिंह है। तो बड़ा बेटा होने के नाते वो उत्तराधिकारी कौन माने जाएंगे? जो बड़ा बेटा होगा, चाहे वो छोटी रानी का हो या फिर बड़ी रानी का हो। इस कारण कंपनी ने किसे? रघुनाथ सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। कंपनी की सेना ने लक्ष्मण सिंह को मार भगाया। गद्दी पर बैठने के बाद लक्ष्मण सिंह को
पकड़कर कहाँ भेज दिया गया? मिदनापुर जेल में बंद कर दिया, जहाँ उनकी मृत्यु हो जाती है, जहाँ वह मर जाते हैं। लक्ष्मण सिंह कौन से जेल में बंद थे? मिदनापुर नामक जेल में, और वहाँ वो मर जाते हैं। अब मरने के बाद क्या हंगामा होता है कि वर्ष 1798 ईस्वी में, कंफ्यूज नहीं होंगे कभी कि वीरभूम को ही बड़ा भूम कहा जाता है, इसलिए मैंने इसे ब्रैकेट में लिखकर रख दिया है। रघुनाथ सिंह के मृत्यु होने पर ठीक वैसे ही झगड़ा जैसे उन दो भाइयों में हुआ था, वैसा ही झगड़ा रघुनाथ सिंह के दो पुत्र कौन कौन थे? गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह के बीच में चला। रघुनाथ सिंह का दो पुत्र था, कौन कौन? एक था गंगा गोविंद सिंह और माधव सिंह। ठीक वैसे ही लक्ष्मण सिंह का पुत्र कौन था? गंगा नारायण। उन्होंने क्या किया कि गोविंद सिंह का पक्ष लिया और माधव सिंह जो छोटा भाई था उससे अपना दुश्मन बना लिया। जब गद्दी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है वो दुश्मन बन ही जाएगा। अदालत ने फैसला दिया कि गोविंद सिंह वहाँ के राजा बनेंगे। इस प्रकार गंगा गोविंद सिंह वीरभूम नरेश बना। नरेश का अर्थ होता है राजा। उधर माधव सिंह ने भी झगड़ा मिटा लिया और वीरभूम राज्य का क्या बन बैठा? दीवान बन गया। वो भी अपना कॉम्प्रोमाइज कर लिया आपस में कि चलो तुम राजा बनो, बड़ा भाई राजा बना तो जो छोटा भाई था वो वहाँ के दीवान बना। ठीक है, दीवान बनते ही अब माधव सिंह क्या करता है कि गंगा नारायण से अपने व्यक्तिगत खुन्नस था उसके मन में, उसे निकालने लगता है। किस किस तरह से वह उससे खुन्नस निकालता है आगे जानते हैं हम लोग। उसने गंगा नारायण को खोरपोश का अर्थ होता है जीवन गुजारा करने के लिए जो भी पैसा मिलता है गुजारे के लिए। ठीक है, खोरपोश के रूप में मिलना जागीरे जो था वो छीन लिया गया। दीवान माधव सिंह ने राजा से कहकर गंगा नारायण का भरण पोषण के लिए मिलने वाले खर्च को भी बंद करवा दिया। इसके अलावा दीवान माधव सिंह ने तरह तरह से गंगा नारायण को परेशान करना शुरू कर दिया। अब देखिए, गंगा नारायण ने अपनी जागीर की प्राप्ति के लिए कंपनी सरकार के पास आवेदन भेजता है, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। गंगा नारायण माधव सिंह के और अंग्रेजों का दुश्मन बन बैठता है। किसका? माधव सिंह का और अंग्रेजों का दुश्मन बन जाता है। उसे दीवान माधव सिंह से अब घृणा होने लगती है, घिन आने लगता है, क्योंकि माधव सिंह ने उसके क्या किए थे? जागीरें जितने भी थे वो जब्त कर लिए थे। कोई ना कोई बहाने से परेशान करता रहता था, हमेशा वो कुछ न कुछ खुन्नस निकालते रहता था और गंगा नारायण को परेशान करते रहता था। उसे अंग्रेजों से भी घृणा थी, क्योंकि उसने उत्तराधिकारी के नियम की बार बार उपेक्षा की थी और उसके पिता को जेल में डाल दिया था, जहां उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ जागीर प्राप्त करने के लिए बार बार आवेदन करने पर भी अंग्रेज का कोई भी ध्यान नहीं था। अब गंगा नारायण बदला लेने में जुट जाता है। वह किस तरह से बदला लेता है आगे जानते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया? वैवाहिक संबंध स्थापित किया। पहले राजा क्या करता था कि अपने आप को बढ़ाने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए, सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए वो वैवाहिक संबंध को ज़्यादा बढ़ावा देता था। इसी तरह गंगा नारायण भी क्या किए? सबसे पहले वो क्या किया? अपने आसपास के जितने राज परिवार थे उससे अपना वैवाहिक संबंध स्थापित करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी खुद अपने भी 2 शादी किया और अपने बेटियों का भी राज परिवार में ही शादी दिया था। इस तरह से देखेंगे तो इसके बाद क्या होता है, उसने भूमिज आदिवासी सरदार से, क्या वो उसके नज़दीक जाने लगे थे? किस आदिवासी के? भूमिज आदिवासी के सरदारों से। माधव सिंह जो कि दीवान थे वहाँ के, तो दीवान होने के कारण वो जिस तरह से भी काम करते थे उससे वहाँ के सरदार, भूमिज सरदार उससे बहुत नफरत करते थे। वो लोकप्रिय नहीं हो पाए बल्कि नफरत के काबिल बन गए थे। इस तरह से दीवान सिंह काम करते थे।
माधव सिंह ने घाट से गुजरते थे उसके अलावा भी क्या कर दिया था, माधव सिंह कर लगा दिया था। किस किस जगह पे लगाया था कर? उन्होंने क्या किया था, उसने सारे राज्य के घरों पर टैक्स मतलब कर लगा रखे थे। जो घर में टैक्स लगता था उसे घर टकी कहते थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा अपने पुस्तिका में कि घर टकी किसे कहते हैं। मतलब मानभूम के दीवान द्वारा घरों पर लगाए गए टैक्स को घर टकी कहते हैं। और वो टैक्स कौन लगाते हैं ना, माधव सिंह, जिससे सब कोई नफरत करने लगा था। जाहिर है कि भूमिज सरदार दीवान माधव सिंह के अत्याचारों से त्रस्त थे, थक गए थे उसके अत्याचार सह सके, और उन्होंने गंगा नारायण जैसे योग्य नेता की जरूरत थे। उन्हें भी गंगा नारायण के जैसा एक काबिल इंसान, काबिल नेता का जरूरत था, इसलिए वे किसका साथ दिए, गंगा नारायण का साथ दिए। यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन के आता है कि काल का अवतार किसे समझा गया था, या आदिवासी काल का अवतार किसे समझते थे, तो किसे समझते थे, गंगा नारायण को। अब हम जानेंगे कि विद्रोह का आरंभ कैसे होता है। 26 अप्रैल 1832 ईस्वी को वीरभूम राज्य के दीवान माधव सिंह की गंगा नारायण के हाथों हत्या के साथ भूमिज विद्रोह की शुरुआत होती है। गंगा नारायण क्या करते हैं, माधव सिंह को मार देता है। 26 अप्रैल को गंगा नारायण 32 वर्ष की अवस्था में 5 सरदारी पटवालों की बड़ी सेना लेकर माधव सिंह पर हमला बोल देता है। उसे वे बामनी के पास की पहाड़ी में उठाकर ले जाता है। मतलब माधव सिंह को गंगा नारायण किस पहाड़ी के पास ले जाता है, बामनी नामक पहाड़ी के पास ले जाता है, और वहाँ पर उसको मौत की घाट उतार देता है, मतलब मार देता है। आगे देखते हैं कि ऐसा होता है जब गंगा नारायण उसकी हत्या कर देते हैं तो पहला वार जो होता है, पहला जो हथियार चलाता है वो गंगा नारायण ने किया। फिर क्या करता है, सभी घटवाल जितने भी थे वहाँ पर माधव सिंह को एक एक तीर मारता है। इस तरह से लोगों ने प्रमाण दिया कि वे सभी इस घृणित व्यक्ति को अपना दुश्मन मानते थे। इसके बाद घटवालों की बड़ी सेना लेकर वे सारे राज्य में अपना कब्जा करने और कर वसूलने निकल पड़ता है। कौन, गंगा नारायण। उनके सहयोगियों में प्रमुख थे गर्दी सरदार, सुरा नायक, बुली महतो, जदूर भूमिज आदि। 1 मई 1832 ईस्वी को उन्होंने बड़ा भूम मतलब बीरभूम राज्य की राजधानी बड़ा बाजार पर चढ़ाई की। कचहरी के जो मुंसिफ थे वो माधव सिंह के पक्ष लेने के जुर्म में क्या किया गया, उसको मार दिया गया, मृत्युदंड दिया गया, और पूरे बाजार को क्या किया, लूट लिया गया। इसी तरह से आगे क्या होता है कि बीरभूम नरेश गोविंद सिंह को क्या होता है कि डर हो जाता है, किससे, गंगा नारायण सिंह से, और डरने के कारण वे अपने महल पर आक्रमण का खतरा देखता है और गंगा नारायण को की सारी मांगों को क्या करता है, वो मान लेता है। उसने खोरपोश गुजारे के लिए जो छीन लिया था उससे, गोविंद नारायण से, उसे वापस कर दिया और अपनी तरफ से 5 सरदारी जागीर वापस। 2 मई 1832 ईस्वी को गंगा नारायण ने बड़ा बाजार पर चढ़ाई की और मुंसिफ की कचहरी, नमक दरोगा की कचहरी और पुलिस का थाना को क्या किया, जला दिया। 14 मई 1832 ईस्वी को 3000 आदिवासियों की सेना लेकर मजिस्ट्रेट रसेल के सैनिकों पर हमला किया। 4, 5, 6 जून 1832 को वामिनी की तरफ जाने वाली कंपनी की सेना पर हमला कर देता है। उन हमलों से जागीरदारों की कंपनी की सेना में इतना डर फैल जाता है कि सब भागकर बांकुड़ा चले जाते हैं। गंगा नारायण सिंह वीरभूम के एक छत्र राजा बन गए। बरसात आ गया, जिसके कारण गंगा नारायण ने अपनी जो गतिविधियां थी वो
रोक देते हैं। बरसात के बाद अगस्त 1832 ईस्वी में गंगा नारायण अपने समर्थकों को इकट्ठा किया और आकरो, जयपुर, श्याम सुंदरपुर और फुलकुसमा की रियासतों को लूटता है। नवंबर 1832 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लेफ्टिनेंट ट्रिमर के नेतृत्व में आ पहुंची। पुरुलिया के निकट चाकुलतोर में गंगा नारायण ने उन पर हमला किया, लेकिन कंपनी की सेना इस हमले को रोकने में सफल रही। अब डेंट ने चाकुलतोर का जिम्मा संभाला। उसने गंगा नारायण और उसके 10 प्रमुख सहयोगियों नेताओं को छोड़कर बाकी सबको हथियार रख देने पर माफ कर देने का ऐलान किया, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। 16 नवंबर 1832 को डेंट ने विद्रोहियों के कई गढ़ों को नष्ट कर डाला। दिसंबर 1832 में डेंट ने बड़ी सेना इकट्ठा की और छोटे छोटे भागों में बांटकर पहाड़ी के अंचल में हर तरफ भेजा, ताकि गंगा नारायण की बची खुची जो सेना थी उसे भी नष्ट किया जाए। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन के उभरता है कि भूमिज विद्रोह का दमन का श्रेय किसे जाता है। तो भूमिज विद्रोह के दमन का श्रेय किसे जाता है? डेंट को। इसे नोट डाउन कर लें। आगे बढ़ते हैं। इसी बीच गंगा नारायण अपने अनुयायियों के साथ सिंहभूम चले जाते हैं। उन्होंने लड़ाका कोलों को अपने साथ मिलाने की कोशिश की। उसका साथ देने के लिए कोल भी तैयार हो जाता है, परंतु उसके लिए कुछ शर्त रखी जाती है। वो शर्त क्या है? शर्त यह है कि कोलों के दुश्मन खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह पर चढ़ाई करने के लिए बोला जाता है गंगा नारायण को। गंगा नारायण भी क्या करते हैं कि इस शर्त को मान लेते हैं और खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के किले पर आक्रमण कर देता है। मगर दुर्भाग्यवश 7 फरवरी 1833 ईस्वी को गंगा नारायण से खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के सैनिक के हाथों मारा जाता है। ठाकुर चेतन सिंह ने उसका सर काटकर अंग्रेज अधिकारी कैप्टन विल्किसन के पास भेज देता है, जिससे क्या होता है कि गंगा नारायण के मारे जाने से कैप्टन विल्किसन राहत के सांस लेते हैं और गंगा नारायण सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने वाले के लिए घोषित की गई 5,000 रुपये को सरकारी इनाम के तौर पर उसे खरसावे के ठाकुर चेतन सिंह को दे दिया जाता है। गंगा नारायण की हत्या के बाद भूमिज विद्रोह जाहिर सी बात है ठंडा पड़ गया। इससे क्या होता है हम जानते हैं, जब कोई विद्रोह ठंडा पड़ जाता है, जिसका नेता मर जाता है, तो वो ऑटोमेटिक वो विद्रोह शांत हो जाता है। परंतु हर विद्रोह का कुछ न कुछ परिणाम अवश्य होता है। इसी तरह भूमिज विद्रोह का भी परिणाम हुआ। वह क्या हुआ कि भूमिज विद्रोह के दमन कर दिया गया। जैसे ही दमन होता है, विद्रोह ने स्पष्ट कर दिया कि जंगल महाल में प्रशासकीय परिवर्तन की आवश्यकता है। 1833 के रेगुलेशन 13 के द्वारा जंगल महाल जिला को समाप्त कर दिया जाता है। जिला के सोन पहाड़ी, शेरगढ़ और विष्णुपुर को वर्धमान का अंग बनाया गया। शेष भाग तथा मिदनापुर से अलग किया गया। ढालभूम को मिलाकर मानभूम जिला बनाया गया, जिसका मुख्यालय मान बाजार को बनाया गया। इस नए जिले के अंतर्गत शुपुर, रायपुर, अंबिकानगर, सिमलापाल, फुलकुसमा, श्याम सुंदरपुर, बाभूम, झालदा, जयपुर, रघुनाथपुर तथा धनबाद इसके प्रमुख इलाके थे। बाद में 1838 ईस्वी में
मानभूम जिला का मुख्यालय मान बाजार के स्थान पर किसको बनाया गया? पुरुलिया को बनाया गया। यह थी हमारे आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा गंगा नारायण का हंगामा। अगला वीडियो में हम देखेंगे संथाल हुल। तो नई वीडियो देखना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।